Everyone, welcome back to my channel Practice Corner, and today we are going to continue the series of doing pedagogy questions and today's questions are based on mathematics. ठीक है, और बेसिकली हम इन क्वेश्चंस को वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और मोस्टली ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए 2011 एंड 10 से लिए हैं, तो हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ये थोड़ा सा मेरे बारे में है. मैंने एमकॉम और बीकॉम ऑनर्स करा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से. बीएड भी मेरा होने वाला है ऑलमोस्ट. सीटेट मैंने क्वालिफाई करा हुआ है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, और भी अदर टेट एग्ज़ाम क्लियर करे हुए हैं विदाउट एनी कोचिंग. और एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे पास एक्सपीरियंस पढ़ाने का है और अभी भी मैं पढ़ाती हूँ. और मोटिवेशन इस चैनल को क्रिएट करने का यही है कि हम लोग एक साथ आके वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ताकि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देखें तो आपको ऐसा ना कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप टैकल ना कर पाएँ. ठीक है, ये मेरी मार्कशीट है सिर्फ इसलिए लगाई गई है ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो कि हम जो भी रिवाइज कर रहे हैं वो रेलेवेंट है सीटेट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप क्वेश्चन करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व. तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, एस्टिमेशन है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है, या फिर यूजिंग क्लूज टू अराइव ए सिचुएशन. देखो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस तो नहीं आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक बार में भी हो सकती है सॉल्व आपसे, जरूरी नहीं आप उसके लिए प्रैक्टिस करें. एस्टिमेशन तो होता ही नहीं कि हम इसमें एस्टिमेट लगाएं, है ना, तो आंसर या तो ए होगा या फिर डी होगा. अब देखो यूजिंग क्लूज टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, ये जो होता है वो पजल वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा होता है, जहाँ पर हमें क्या करता है पजल दी होती है और उसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं. ठीक है, उन ऑप्शंस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं अपने आंसर्स तक पहुँचते हैं. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला है तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है. ठीक है, हमें करके ही वो सॉल्व करनी पड़ेगी जो भी प्रॉब्लम हमें सामने आएगा. कोई एक क्वेश्चन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा, चाहे हम उसको किसी भी तरह सॉल्व करें. और एक और इसमें ट्रिक है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेडागोजी का देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, है ना, उसके बाद आ गया रोल प्ले. ठीक है, या फिर आ गया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा आंसर यही होते हैं. कोई भी क्वेश्चन आए आंसर हमेशा यही होगा. ये सीटेट का कुछ है रोल, पता नहीं क्या है, जिसमें कि हम लोग बच्चों की पर्सनल उनके क्या कहते हैं उसको परफॉर्मेंस पे पर्सनली उनको पार्टिसिपेट करना है, उसको ज़्यादा जोर देते हैं और आंसर भी वही होता है. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए. नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज दे वुड बी टेकन अप वाइल डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड स्पेस अक्रॉस प्राइमरी क्लासेस. ठीक है, मान लो कि आप प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शेप्स एंड स्पेसिस के बारे में, तो आप कौन से सीक्वेंस को फॉलो करेंगे पढ़ाते हुए. ठीक है, तो ये थोड़े ऑप्शंस जंबल हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देती हूँ. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे 2D शेप्स को. ठीक है, सबसे पहले बच्चों को बताएंगे 2D होती है, 3D होती है. जैसे कि आपको पता है 2D शेप्स को हम सिर्फ ड्रॉ कर पाते हैं ना, एक्चुअल में इनका वॉल्यूम नहीं होता है. और अगर हम 3D शेप्स की बात करें तो वो कुछ ऐसी होती है जो रियल में भी एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, रियल में एग्जिस्ट करती हैं और उसके अलावा इनका वॉल्यूम होता है, हाइट होती है, ठीक है, शेप होती है. तो सबसे पहले हम उनके सामने 2D शेप्स को अलग करेंगे. सेकंड, मैच करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ 2D शेप्स. ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द साइड्स एंड कॉर्नर्स. ठीक है, कॉर्नर्स को ऑब्जर्व करेंगे. देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, एक 2D शेप है, लेकिन अगर स्क्वायर का 3D शेप देखेंगे तो वो हो जाएगा क्यूब. ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हैं, और यहाँ पे जबकि कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 पॉइंट है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट करेंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे आप प्रॉपर्टीज़ मिलाओ. ठीक है, उसके बाद हम उनको बोलेंगे कि आप अब गैस करके बताओ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. पहले तो बच्चों ने सिर्फ शेप को देख के बताया था कि ये 2D शेप है, ये स्क्वायर है ना. अब बच्चों को बताना है कि ठीक है आपने ये बता तो दिया है, अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ गैस करके कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है. वो बोल सकता है स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर हो सकती हैं, स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, ऐसे करके. और फिर लास्ट में जब वो गैस कर लेगा उसके बाद टीचर उसको एक्चुअल में उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगी कि डायगोनल ये होता है, ठीक है, साइड से होते हैं, कॉर्नर से होते हैं, तो लास्ट में. और यही एनसीएफ भी कहता है कि आपको बच्चों को सबसे पहले खुद करने देना है, उसके बाद आपको बताना है चीज़ों को. ठीक है, तो बच्चा पहले खुद करके सीखेगा, जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है कि उनको खुद सीखने दो. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2. ठीक है, जहाँ पर CABD है. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज. अब आपको पता होना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जहाँ पर हम बच्चे के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, लर्निंग गैप्स.
ठीक है। लर्निंग गैप्स को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या पर्पस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप उनकी रिपोर्ट कार्ड को फिल करने के लिए करते हो। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, एंड टर्म एग्जामिनेशन को बताने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, ठीक है। टू नो द गैप्स इन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, या फिर गिव फीडबैक टू देयर पेरेंट्स। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाता है ना, सारे टेस्ट वगैरह करवाता है, वो सब इसीलिए ताकि उसको बीमारी का पता चले। तो सिमिलरली यहाँ टीचर क्या करती है, वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करती है ताकि उसको बीमारी का पता चले, मतलब बच्चे की लर्निंग गैप्स कौन कौन से कहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही है उसको पता कर सके, उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया टीचर कैन स्टार्ट विथ, ठीक है, मतलब टीचर को पढ़ाना है कॉन्सेप्ट एरिया का, ठीक है। तो टीचर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फिगर्स विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग स्क्वायर यूनिट, ठीक है, मतलब कि उसको एरिया कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए यूनिट स्क्वायर के, मतलब जैसे ऐसा होता है, देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें ऐसे कर करके हमने कुछ बना दिया है, ठीक है, स्क्वायर जैसा। अब मैंने बोल दिया ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 है। तो ऐसे करके हम बच्चे को बोलेंगे चलो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो बोल देगा इसका है 20 यूनिट एरिया। तो इसको कहते हैं यूनिट स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे टीचर, यूनिट स्क्वायर से, या फिर एक्सप्लेनिंग फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, या तो फॉर्मूले बता दे डिफरेंट शेप्स के लिए एरिया का क्या क्या फॉर्मूला होता है, या फिर कंपेयरिंग एरिया ऑफ फिगर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक पाम, लीफ, पेंसिल, नोटबुक एक्स्ट्रा, या फिर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फार्मूला जैसी बात आती है तो वो ऑप्शन कभी आपके सही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे को हम सबसे पहले फार्मूला इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, ठीक है। हम लोग उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करने देते हैं। तो बच्चे कैसे सीखेंगे, उन्होंने कोई एक पेपर लिया, वो अपनी हथेली पे रखेंगे सबसे पहले उसको पाम्स में, ठीक है, उसके बाद नापेंगे, अरे ये तो मेरे हाथ से इतना छोटा है, ठीक है, या फिर उसको कंपेयर करेंगे किसी चीज़ से, कुछ ना कुछ चीज़ उनके पास कंपैरिजन के लिए होनी चाहिए, तब जाके वो लोग एरिया या फिर उसको निकालने के लिए अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कैसे करना है एरिया वाला टॉपिक, बाय कंपेयरिंग एरिया ऑफ फिगर, थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, द NCF 2005 considered that mathematics involve a certain way of thinking and reasoning, ठीक है। NCF जो आया था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो मैथ्स को क्या मानता है कि वो एक वे है थिंकिंग करने का या रीजनिंग करने का, ठीक है। तो आपको बताना है नीचे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो पढ़ो, द मेथड बाय विच इट इज़ टॉट, ये तो आएगा क्योंकि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी थिंकिंग और रीजनिंग लगती है, चाहे हम सिंपल से सिंपल मेथड भी यूज़ करें तो भी इसमें हमारा रीजनिंग और थिंकिंग लगेगा। गिव स्टूडेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये देखो ये गलत है। अगर हम बच्चों को सेट ऑफ फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है, मतलब उनको बोल देंगे बेटा आप ये यूज़ कर लो, इसी से आंसर आ जाएगा, तो क्या उनकी थिंकिंग और रीजनिंग बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी बिल्कुल। तो आंसर यहीं पर ही है और आंसर यही है इवन, ठीक है। बी, सी वाला पढ़ लो, द वे ऑफ मटेरियल प्रेजेंटेड इन द बुक्स, तो वो तो होगा ही ऑब्वियसली बात, उसमें भी रीजनिंग और थिंकिंग लगेगी। अगर हमें कोई पजल दे दिया है बुक में तो हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिविटीज़ द एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज चूजन फॉर द क्लास, इसमें भी रीजनिंग और थिंकिंग लगेगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू, ठीक है। अगर कोई किसी को आप अच्छा मैथमेटिशियन कहेंगे तो उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कॉन्सेप्ट, सही लग रहा है ये अभी। नेक्स्ट, मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, ये भी हो सकता है। मेमोराइज तो हो ही नहीं सकता मैथ्स में। सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, ये भी गलत है, टाइम तो लेगा इस प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दोनों में से देखो सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो है ए, कि आप जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ पाए हैं, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट में उसको यूज़ कर पा रहे हैं। एडिशन अगर आपने 4th चैप्टर में सीखा था तो ये नहीं कि आप एडिशन को 8th चैप्टर में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ए। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इन द डिजिट, ये आपको एक डिजिट दी हुई है, इसमें इससे ज़ीरो का ये जो जस्ट डेसिमल के बाद ज़ीरो आया है इसका प्लेस वैल्यू पूछा है, 100 होगा, यूनिट्स होगा, टेंस होगा या 10th होगा। तो देखो इसका आंसर तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा 10th, TH वाला,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम, जैसे मान लो ये 8.021 है, ठीक है, तो पॉइंट से पहले तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है ना, ये हो जाएगा 1s, फिर आता है 10s, फिर आता है 100s, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्याएं हमें नहीं पता होती है, तो पॉइंट के बाद जैसे डेसिमल के बाद जो फर्स्ट आता है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, वो 10th से स्टार्ट होगा, 10th, TH आ जाएगा इसके आगे, ठीक है। और जबकि जो 1 से पहले आता है उसको हम टेंस बोलते हैं, ठीक है, ये तो टेंस होता है। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाला होता है वो उसको हम TH लगा के बोलते हैं, 10th। फिर आ जाएगा 100th, TH आएगा, ठीक है, उसमें साउंड आता है TH का, देखो इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई है। पॉइंट के बाद 10th, 100th, 1000th, 10,000th, मतलब सेम वही पढ़ना है, सिर्फ आपको TH लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम एक शेप होती है, इनक्लोज्ड शेप होती है, जिसके 2 साइड्स जो होते हैं पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 2 साइडों के पैरेलल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो ये रेक्टेंगल है, तो आपको इसमें दिख रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर, मतलब 2 साइड्स पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब मान लो कोई काइट है या स्क्वायर है, ठीक है, अब इसमें ये और ये बराबर है, ये और ये भी पैरेलल। पैरेलल कौन सी लाइन होती है, जो आपस में कटती नहीं है कभी भी, सीधे सीधे चलती जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सारी पैरेललोग्राम वो शेप होती है जहाँ पे एटलीस्ट 2 साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होनी चाहिए दूसरे साइड्स के, ठीक है। तो कौन सी ऐसी साइड है यहाँ पर जो कि पैरेललोग्राम नहीं बनाते, देखो स्क्वायर तो बनाते हैं, स्क्वायर की तो सारी साइड्स ही आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको मैंने भी बताया था एग्जाम्पल, आमने सामने की आपस में साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी स्क्वायर की ही तरह होता है, ठीक है। आप इसको या तो थोड़ा सा टेढ़ा बना सकते हैं बस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारा ये सारी साइड्स क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेजियम इसका आंसर है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम हमारी ऐसी शेप होती है, देखो ऐसे, इसमें ये और ये साइड तो बराबर हैं, लेकिन ये और ये वाली साइड आपस में नहीं है बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये और ये जब आप इनको आपस में बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। आप इनको मिलाओ आगे, देखो कटेंगे। तो ट्रेपेजियम एक ऐसी शेप है जो कि नहीं है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आंसर है डी। नेक्स्ट, कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथ्स कैन बी इन्हांस्ड बाय, ठीक है। कंप्यूटेशनल क्या होते हैं, मतलब कि हम कंप्यूट कर पाएँ किसी चीज़ को हम इंटरप्रेट कर पाएँ, है ना, उसको समझ पाएँ। तो कि मैथ्स में ये स्किल कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं, डिस्क्राइबिंग एल्गोरिदम ओनली, ठीक है, कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द क्लास, क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोड्यूसेस फॉलोड बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, गिवन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अलोन। देखो जहाँ पर भी अलोन, ओनली ऐसे वाले वर्ड आते हैं वो जनरली आंसर्स नहीं होते हैं, ये आपको खुद ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ओनली वाले तो पहले ही काट दो, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ से नहीं सीखते, हम बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ऐसे ही आंसर्स होते हैं जहाँ पर हम लोगों के पास ये ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है, कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ऐसे वो वाले आंसर होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी 1/8 आर प्रेजेंटेड इन 1/2। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल है। अब मान लो कि इसके बदले इसने मतलब फ्रैक्शन में ना देके आपको सीधा पॉइंट में दिया होता कि मान लो कि हाउ मैनी 4s आर प्रेजेंटेड इन 8। अब ये तो आप बता दोगे जल्दी से कि 8 में कितने 4 होते हैं, 2। कैसे बताया आपने, 8 को आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो 4 से, मतलब ये वाला जो 4 है वो इसके नीचे आ जाएगा, है ना। अब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, मतलब 8 के अंदर 2 4 इंक्लूडेड है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे इसने पूछा है कि 1/8 कितनी बार आएगा 1/2 में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/8 है वो 1/2 के नीचे लाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करो, 1/2 को डिवाइड करो 1/8 से। अब आपको पता है जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो वो क्या चली जाती है, 1/2 ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। अब ये 8/1 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका ये मतलब है कि 1/8 जो है वो हाफ, मतलब 1/2 में 4 बार आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी।
थैंक यू सो मच। आज के क्वेश्चन यहीं खत्म हुए हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर करा होगा। नहीं भी समझ में आए तो इट्स ऑल राइट, अभी तो ये प्रैक्टिस चल रही है, आप इनको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।